Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा बेटा 6th लेक्चर है फ्लूइड का और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सरफेस टेंशन। यानी कि बेटा अभी तक जो हमने पढ़ाई की, हमने 5 लेक्चर लगाए फ्लूइड के, तो उसमें हमने फ्लूइड के पूरे सारे के सारे लिक्विड की बात की या फ्लूइड की बात की, राइट। उसमें हमने ये नहीं बोला कि ये टॉप पे है, ये नीचे है, ये ऊपर है। हमने सारे के सारे लिक्विड को इकट्ठे स्टडी किया। लेकिन सरफेस टेंशन जो टॉपिक है, इसमें हम लिक्विड के सिर्फ सरफेसेस की बात करेंगे। सरफेस मतलब वो लेयर जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, राइट। जैसे आपने गिलास में पानी भर दिया बेटा, तो पानी भर दिया तो उसका एक टॉप लेयर होगा, उस लेयर के ऊपर क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जो लेयर है वो सरफेस, उसको हम सरफेस बोलते हैं। उस सरफेस के हम उस सरफेस की ही हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सरफेस टेंशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है बेटा? जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं हम उसकी एप्लीकेशन पहले डिस्कस करते हैं। तो सरफेस को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है, सरफेस टेंशन नंबर 1 कि सरफेस का जो करेक्टर है वो लिक्विड से डिफरेंट होता है। यानी जिस लिक्विड का सरफेस है उसका करेक्टर बाकी लिक्विड से डिफरेंट होता है, राइट। वो हम स्टडी करेंगे क्यों होता है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से बेटा वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन होती हैं। एक तो कि वाटर जो है, जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ में वाटर नीचे से ऊपर कैसे जाता है, जबकि ग्रेविटी तो नीचे पुल कर रही है वाटर को। तो हाउ कैन वाटर गो फ्रॉम नीचे से ऊपर वाटर कैसे चला गया? हाउ डज वाटर राइज इन ट्रीज और प्लांट्स? और कई ट्रीज तो बेटा इतने बड़े बड़े हैं 100 फुट के ट्रीज होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा होते होंगे। तो वाटर जो है उनमें इतनी हाइट तक कैसे पहुंच पा रहा है? फर्स्ट, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय सरफेस टेंशन। नंबर 2, जो लिक्विड का ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर आप छोटा सा ड्रॉप देखोगे बेटा लिक्विड का, तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। सर ये छोटा ड्रॉप तो नहीं है, आई नो। मैंने इस ड्रॉप को जूम कर दिया। मैं बहुत सोचता हूँ बेटा कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, वो कितना बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। तो ये लिक्विड का ड्रॉप मैंने जूम कर दिया। अब हमें पता है बेटा लिक्विड का जो बेसिक कैरेक्टर है कि उसकी कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे लिक्विड उस शेप को अक्वायर कर लेता है। लेकिन यहाँ देखो बेटा लिक्विड की शेप आ गई। अब देखो उन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने कि ये मॉलिक्यूल्स, ये देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ है, इनको तो सर नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो सरफेस ने ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पर हैं, मैं थोड़े जूम बड़े कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, राइट। यानी कि इनको किसी ने सपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, ये जो बाहर की लेयर है लिक्विड की, यानी कि ये स्ट्रेच्ड है, इट इज एक्टिंग लाइक ए शीट, और ये शीट इनको नीचे नहीं गिरने दे रही, राइट। जैसे बेटा जब हम कभी अपने कपड़े मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम कपड़े धोबी को देते हैं प्रेस करने के लिए, तो अगर आप कपड़े रखोगे वो ऐसे फैले होंगे। लेकिन अगर आप उसको एक बेडशीट में रख के टाइट कर दो, बेडशीट में रख के उसको टाइट कर दो, तो क्या होगा देख, तो वो बेडशीट उसको अपने अंदर समा लेगी। तो वो जो कपड़े हैं वो गिरेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। यानी कि जो बाहर बेडशीट है वही एक तरह की शीट यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि लिक्विड का जो टॉप सरफेस है इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कोई सोच सकता है सर ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। मैं आपको अभी लिखवाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जो सरफेस टेंशन से एक्सप्लेन होती हैं, राइट। फिर उसको हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। तो बेटा देखो कितनी हैरानी की बात है कि किसी ने इस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर जूम कर दिया और ये देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, राइट। ये सरफेस टेंशन की वजह से नहीं गिर रहे हैं। सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या कर रही है, मतलब वो स्ट्रेच्ड है, राइट। उसके अंदर टेंशन आ गई। जैसे रबर बैंड को खींचो तो उसमें टेंशन आ जाती है, रस्सी को खींचो उसमें टेंशन आ जाती है। तो इस सरफेस में भी टेंशन आई हुई है। इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, राइट। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं सरफेस टेंशन क्या है।
surface tension, it is the property of a liquid due to which its free surface tries to acquire minimum surface area and hence behaves like a stretched membrane. जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से होता है बेटा ये, इसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। एविडेंसेस, कोई बोल सकता है कि सर मैं क्यों मानूं कि जो है फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है बेटा, आपको फील आना चाहिए। मैं आपको एक दो छोटे एग्जांपल देता हूँ जिन्होंने मुझे इसको समझने में काफ़ी हेल्प की थी। आप बेटा देखना कभी ध्यान से, ये एक कैजुअल सा सिंपल सा एग्जांपल है बट बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप मान लो किचन में आपका दूध गर्म हो रहा है, तो बेटा जब दूध गर्म हो रहा है आप उस दूध को थोड़ा ध्यान से देखो। इनिशियली आपको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में आपको दूध के ऊपर टॉप पे एक लेयर आती हुई नज़र आएगी। सर वो मलाई की लेयर होती है, यस मलाई बाद में बनेगी बेटा, मलाई सॉलिड हो जाती है। बट आप देखो उसके ऊपर दूध के ऊपर एक लेयर आनी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वो लेयर पहले से थी लेकिन अब थोड़ी सी वो थिक हो गई है, इसलिए आपको वो दिखनी शुरू हो गई है। तो जब वो मिल्क गर्म भी नहीं था बेटा तब भी उस पर वो लेयर थी, राइट। अब वो गर्म होने की वजह से बेटा वो दिखनी शुरू हो गई है, राइट। तो ऐसी वाटर के ऊपर भी एक लेयर होती है। यस, नेकेड आई को उसको देखना मुश्किल है अनलेस आप उसे बहुत तरीके से देख रहे हो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, तब आपको वो दिखाई देगी, राइट। सो लेट अस सी इसके क्या क्या हम प्रूफ दे सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप, अगर सरफेस टेंशन नहीं होती तो वो स्फेरिकल नहीं होते, फिर तो लिक्विड फैल जाता बेटा ऐसे, राइट। फिर लिक्विड ऐसे होल्ड करके नहीं रह सकता था अगर सरफेस टेंशन नहीं होती। नंबर 2, insects can walk on the surface of water. अब इंसेक्ट सरफेस ऑफ वाटर पे चल पाते हैं बेटा, राइट। अब उनके वेट को किसने सपोर्ट किया? अब कोई बोल सकता है सर हमने अभी पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो बॉयंट फोर्स। बेटा यही हैरानी वाली बात है, इंसेक्ट को बॉयंट फोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंसेक्ट जो है सरफेस के ऊपर है। अब याद करो, इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा हर वर्ड मैटर करता है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम पार्ट ऑफ इट हैज टू बी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, लेकिन इंसेक्ट जो है वो सबमर्ज हुआ ही नहीं, वो टॉप लेयर के ऊपर है, वो टॉप लेयर से बेटा ऊपर है, उसका कुछ भी हिस्सा लिक्विड के अंदर नहीं गया, राइट। तो इसीलिए उसको जो फोर्स लग रही है वो बॉयंट फोर्स नहीं है, वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लग रहा। मैं आपको डायग्राम से अभी दिखाऊंगा। थर्ड, अ नीडल कैन बी सपोर्टेड बाय द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे आप एक नीडल को जेंटली रखोगे तो वो सपोर्ट हो जाएगी, राइट। अब देखना बेटा ध्यान से, इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूं। ये वाटर का सरफेस है, राइट। हमने इसके ऊपर नीडल रखी, नीडल का साइड व्यू ड्रॉ करूंगा बेटा। ये नीडल रख दी है, राइट। नीडल एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है, उसको साइड से देखेंगे तो बेटा वाटर का सरफेस थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। देखो यहां से थोड़ा सा दब गया है, तो क्या हुआ, अब यहां पे सरफेस टेंशन, ये देखो
ये सरफेस टेंशन इस तरफ लगी हुई है, ये इस तरफ लगी है, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए। आप देखो ये दोनों तो बैलेंस हो गए बेटा, ये और ये। अब इन्होंने इसके वेट को सपोर्ट कर लिया है। अब सुनो बेटा ध्यान से, किसी ने कितना ध्यान से देखा होगा, उन्होंने क्या देखा, नीडल जो है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल नीडल कैन नॉट फ्लोट ऑन वाटर। क्यों? हमने पढ़ा था बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नीडल जो है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है, राइट, तो नीडल फ्लोट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर तो नीडल फ्लोट कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लग रहा, क्योंकि नीडल जो है वो सरफेस के अंदर नहीं गई, उसका कुछ भी हिस्सा सरफेस के नीचे नहीं गया है, राइट, तो ये सबमर्ज नहीं है, ये इस सरफेस से ऊपर रखी हुई है। तो इसीलिए इसके वेट को किसने सपोर्ट किया बेटा, सरफेस टेंशन ने। यानी कि जो सरफेस है वो एक तरीके से वो उस लिक्विड को एटमॉस्फेयर से अलग कर रहा है, राइट, तो लिक्विड का सरफेस जो है थोड़ा सा वो दब गया है, राइट, आपको ये फील आना चाहिए बेटा अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये एक और एविडेंस है। फोर्थ एविडेंस आप क्या ले सकते हो, वाटर राइजेस इन प्लांट्स एंड ट्रीज अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है। ये भी, इसका भी मेन रीजन बेटा सरफेस टेंशन ही है, राइट। सो आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे सरफेस टेंशन को आपने समझना है, सर जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है उसका करेक्टर लिक्विड से डिफरेंट होता है, उसको हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है। जो लिक्विड का सरफेस है इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक शीट की तरह, और वो भी खिंची हुई शीट की तरह ये बिहेव करता है, राइट। और इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। बट लेकिन ये तो बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, अब इसको मैथमेटिकल करते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस सी। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया बेटा, देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें हमने सपोज वाटर डाला हुआ है। तो इसको बेटा मेजर कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे मेजर करते हैं सरफेस टेंशन को। बेटा इसका सरफेस है, वाटर का सरफेस है, इसके टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करो। बेटा सरफेस टेंशन की सिर्फ फोर्स ही देखना काफ़ी अचीवमेंट वाला काम होता है कि किस तरफ लगेगी, हमने उसको स्टडी करना है, फोर्स किधर लग रही होगी सरफेस टेंशन की, ठीक है। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। तो बेटा इमेजिनरी लाइन मतलब ये लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिए मैंने। तो बेटा ये जो वाटर है बाकी वाला, इधर वाले मॉलिक्यूल्स इस लेयर को इस तरफ पुल कर रहे हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल इस लेयर को इस तरफ पुल कर रहे हैं, राइट। ये एक लाइन मैंने इमेजिन कर ली, तो इस लाइन पे मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर पुल कर रहे हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को यानी इस लाइन को इस तरफ पुल कर रहे हैं, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स इस लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट की तरफ पुल कर रहे हैं, पैरेलल टू द सरफेस। फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। जो सरफेस टेंशन की फोर्स होती है बेटा वो पैरेलल टू द सरफेस एक्ट करती है, यानी कि ये देखो इस तरीके से, राइट। सर अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो उस लाइन से उधर वाले मॉलिक्यूल्स उस तरफ पुल कर रहे होंगे और इधर वाले इस तरफ पुल कर रहे होंगे। आप सोच सकते हो सर मैं ये क्यों मानूं, बिल्कुल अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में डाउट आता है इसका मतलब आप सोच रहे हो, लेकिन अब बेटा डाउट को क्लियर भी करना है। लेट अस सी, मुझे जब ऐसे डिफाइन किया गया तो मुझे भी ये समझ नहीं आया कि ओके मैं क्यों मानूं कि फोर्स ऐसे लगी हुई है। लेकिन बेटा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं, अगर आप ऑनेस्टली करोगे तो आपको सरफेस टेंशन मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, एक कंटेनर लेना है
अब इसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ कंटेनर का। आप एक प्लेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ध्यान से सुनना बेटा, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो बेटा बिल्कुल क्लियर होगा सब कुछ आपको। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्लोली और धीरे धीरे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके, लेट अस सी क्या करना है। इसका टॉप व्यू है, ध्यान से देखना। आपने वाटर को सेटल होने देना है। वाटर डाला किसी कंटेनर में, आप वाइड कंटेनर लेना और उसको सेटल होने देना। जब आप पानी डालोगे तो वो हिलेगा, थोड़ी देर में वो रेस्ट पे आ जाएगा। उसके ऊपर बहुत ही जेंटली एक मैच स्टिक रखनी है, राइट। माचिस की तीली आप इस पे रख दो, ऐसे माचिस की तीली रख दो, राइट। अब माचिस की तीली रख दी हमने। माचिस की तीली रखने के बाद आप थोड़ी देर वेट करना, क्योंकि माचिस की तीली जब आप रखोगे तो बेटा क्या होगा, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा फिर से वाटर हिलेगा, उसको रेस्ट पे आने देना। अब रेस्ट पे आ गया वाटर। अब आपने एक और माचिस की तीली लेनी है और उसको डिटर्जेंट में डिप करना है। हैंड वॉश हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, या कोई आपका कपड़े धोने वाला बार होता है, कोई भी चीज़, तो उसके जो एक ये मैच स्टिक रख दी, दूसरी मैच स्टिक के एक एंड पे आपको क्या लगाना है, हैंड वॉश लगाना है, ठीक है। कोई भी डिटर्जेंट लगा देना। उसके बाद अब देखो, उसके बाद आप इसको टच करना। मान लो आपने यहाँ टच कर दिया, हैंड वॉश। जैसे ही आप बेटा हैंड वॉश टच करोगे इस साइड, ये इस साइड भागेगी। ये जो आपकी मैच स्टिक है वो इस तरफ रन करेगी, इस तरफ जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी। जितना आपका ये इफेक्टिव होगा ना हैंड वॉश, उतना ही ये तेज़ी से इधर भागेगी। अब आप सोचो, यानी कि बेटा क्या हो रहा था, बिफोर हैंड वॉश, जैसे मैंने आपको बताया, इस तीली के ऊपर बेटा दोनों साइड फोर्सेस लगी हुई थी। एक इस तरफ फोर्स लगी थी और एक इस तरफ, और दोनों की तरफ दोनों फोर्सेस इक्वल थी, क्योंकि इधर वाला वाटर और इधर वाला वाटर एक ही जैसा था। अब आपने जैसे ही इस साइड हैंड वॉश लगाया, बेटा हैंड वॉश डालने से जो फोर्स है वो वीक हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। तो यानी कि अब देखो, पहले ही दोनों फोर्सेस बैलेंस थी, F1 और F2, F1 वॉज इक्वल टू F2। लेकिन जैसे ही बेटा आपने हैंड वॉश लगाया, ये F1 मान लेते हैं, ये F2 विल रिड्यूस, क्योंकि हैंड वॉश डालने से बेटा सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो उसकी फोर्स भी कम हो जाएगी, यानी कि इधर वाला पुल जो है वो वीक हो जाएगा, यानी कि इधर वाला पुल इसको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि सुनना बेटा ध्यान से, कि यहाँ पर इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि इस लाइन के मॉलिक्यूल्स को इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर पुल कर रहे हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ पुल कर रहे हैं, राइट। आप धीरे धीरे करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी। लेकिन बेटा ऑनेस्टली करना है, उसी से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये नहीं पता लगता कि सरफेस टेंशन की फोर्स लेनी किधर है, राइट। वैसे फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस होता है, लेकिन फिर भी बेटा इससे बात नहीं बनेगी, आपको फील आना चाहिए। तो एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। अगर तो आप बहुत स्किल्ड हो, आपका हाथ बहुत स्टेडी है, आपको क्या लेना है, अपने मदर से एक जिससे वो सिलाई करते हैं, या आपके घर में सिलाई वाली कोई नीडल होगी, उस नीडल को लेना है। और अगर आपका हाथ बहुत ही स्किल्ड है, मतलब आप स्टेडी है, तो आप उस नीडल को ले जाके पानी ग्लास में डाला या कंटेनर में डाला किसी में, और उसको स्टडी होने दिया। उसके बाद आप उस नीडल को उस सरफेस के ऊपर रखना। अब आप अगर जेंटली रखोगे, बिल्कुल पास ले जाके, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी नीडल ऊपर ही रह जाए, बहुत चांसेस हैं। मैंने काफ़ी बार किया, एक आधी बार ही हुआ, मेरे हाथ इतने स्टडी नहीं है। अब उसके बाद दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है बेटा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। उससे आपको क्या करना है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको कंटेनर लेना है, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रख देना, राइट। छोटा सा पीस लेना टिश्यू पेपर का और उसको रख देना, और उसके ऊपर नीडल जेंटली रख देना टिश्यू पेपर के ऊपर। थोड़ी देर में आपको क्या करना है, उस टिश्यू पेपर को आप थोड़ा पोक करोगे किसी चीज़ से, वो टिश्यू पेपर नीचे चला जाएगा और नीडल आपकी ऊपर रह जाएगी, राइट बेटा। सुनो, नीडल जो है वो ऊपर रह रही है,
अब कोई सोचेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू वेट, नो, बिल्कुल भी नहीं। देखो कितना इजीली हमें गलतफहमी कई बार लग जाती है। होगा क्या बेटा, ये सरफेस था, जब आप नीडल रखोगे सरफेस थोड़ा सा नीचे की तरफ एज आई एक्सप्लेन यू ऐसे दब जाएगा और आपको वो दबा हुआ नज़र भी आएगा बेटा। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे आप देखोगे कि वो सरफेस जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। तो यानी कि सर अभी ये नीडल देखो कितना है, मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है जब मैंने पहली बार समझा, यानी कि नीडल पे बॉइंट फोर्स लग ही नहीं रही क्योंकि ये पानी के अंदर गई ही नहीं है, क्योंकि ये पानी के ऊपर है, राइट। इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। जब हम स्विमिंग करते हैं हमारे ऊपर क्या कौन सी फोर्स लगती है बेटा, वो सरफेस टेंशन वाली फोर्स नहीं है क्योंकि हम तो पानी के अंदर चले गए। तो जैसे ही पानी में आप सबमर्ज हो जाते हो तो वो फोर्स जो होती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी बॉइंट फोर्स होती है, ठीक है। तो दिस इज वन मोर एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेटा। अच्छा सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया है, मान लेते हैं ये लेंथ L है, राइट। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन डिफाइन किया गया है। कुछ लोग S लिखते हैं बेटा, कुछ लोग T लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। इसका सिंबल S या फिर T भी लिया जा सकता है। कुछ लोग सरफेस से S ले लेते हैं और टेंशन से T, राइट, इट इज योर चॉइस। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज the force per unit length along the surface of a liquid, राइट। बाकी हम इसको अप्लाई करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि बेटा जब आपको फोर्स निकालनी है तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन की फोर्स निकालने के लिए फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। अब हम देखते हैं रीजन क्या है, सरफेस टेंशन होती क्यों है बेटा, आप समझना ध्यान से। ये काफ़ी अच्छा रीज़न है, बहुत किस तरीके से लोग चीज़ों को देखते हैं इसमें आपको काफ़ी क्लियर होगा। रीज़न फॉर सरफेस टेंशन। अब बेटा ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, एक कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब हम दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है देखना बेटा ध्यान से। ये मॉलिक्यूल के आसपास अगर मैं मान लेता हूं, ये डिस्टेंस r ले लिया मैंने और एक मैंने स्फीयर मान लिया। r डिस्टेंस कितना है, जहां तक इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, राइट। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए लिक्विड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए गैस डिस्पर्स कर जाती है, फैल जाती है। तो बेटा सुनना ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल लिया, इससे r डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस अप टू विच द अट्रैक्टिव फोर्स इज इफेक्टिव। जहां तक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इफेक्टिव है, इसके बाद भी होगी लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, वीक हो जाएगी काफी। अब बेटा सुनना ध्यान से, एक दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। अट्रैक्टिव फोर्सेस कॉज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको याद करोगे तो भूल जाओगे, राइट, लेकिन इसको रिलेट कर लोगे किसी चीज से तो आपको याद रह जाएगा। अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं बेटा, उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, -gm1
m2/r। नेगेटिव साइन आ गया ना बेटा। नेगेटिव साइन का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नेगेटिव। इसकी पूरे रिजल्ट हम डिराइव करते हैं। ओके, अभी आपको बस ये याद रखना है। ओके, अगर आपने देखी हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। देखो ये भी किसकी वजह से है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ओके, अच्छा सर उससे क्या होगा, अभी हम उसी से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब बेटा देखो, यानी कि इस मॉलिक्यूल की कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा। अब इस मॉलिक्यूल का रेडियस r वाला स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इस वाले मॉलिक्यूल के पास वाटर के मॉलिक्यूल बहुत कम है और इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स वो एयर के हैं, तो वो उनकी इतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, तो यानी कि बेटा इस यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो कम नेगेटिव होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव, और यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज लेस नेगेटिव। अगर आप एक यहाँ मॉलिक्यूल लोगे, मान लो ये, राइट, सो इसको मॉलिक्यूल 1 मान लेते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 और ये 3। मॉलिक्यूल 1 हैज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी while molecule 2 has less negative potential energy because number of molecules near molecule 2 are less। 2 मॉलिक्यूल के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव है। कम नेगेटिव का मतलब ज़्यादा होंगे बेटा, कम नेगेटिव में ज़्यादा, राइट। मान लो एक नंबर ले लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो -10 है, इसकी मान लेते हैं -8, तो बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे ज़्यादा हो गई। सुनो बेटा कितना अच्छा रिजल्ट है ये, यानी कि जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू molecules which are underneath, जो नीचे हैं, right। this means molecules in top layer have more energy as compared to the molecules which are well inside। जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा कम है, और जो टॉप वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अब कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करता है, सिस्टम चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, राइट। कोई भी सिस्टम है अगर आप उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो क्या चाहता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लीस्ट। जैसे देखो बेटा मार्कर है, इसको मैं अगर रिलीज करता हूँ, ये देखो मार्कर जब यहाँ था उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी एज कंपेयर टू जब वो नीचे आता है, तो यानी कि मार्कर खुद ब खुद नीचे आता है। सो कोई भी सिस्टम है स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लीस्ट पे मेंटेन करना चाहता है, राइट। सो एनी सिस्टम wants that the potential energy should be least। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट कैसे होगी बेटा, अगर टॉप लेयर में मॉलिक्यूल्स लीस्ट होंगे। और टॉप लेयर में मॉलिक्यूल्स लीस्ट कब होंगे बेटा, जब वो टॉप लेयर छोटी होगी। छोटी का मतलब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विड को दबा देगी कि भाई कम से कम
कम से कम जो है वो सरफेस एरिया बचना चाहिए, कम से कम सरफेस एरिया होना चाहिए टॉप लेयर का, ठीक है। एनी सिस्टम वांट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लीस्ट एंड हेंस द मॉलिक्यूल्स in the top layer should be least। जो मॉलिक्यूल्स टॉप लेयर में है वो कम से कम होने चाहिए बेटा। इसीलिए जो वाटर है वो चाहता है, या कोई भी लिक्विड है वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया जो है वो लीस्ट होना चाहिए। इसीलिए वाटर का ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हो। और अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट आता है, आप प्लीज़ क्वेश्चन लिख सकते हो, अपना पोस्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव फोर्सेस कॉज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आप ये 4 लाइनें याद भी कर सकते हो बेटा, लेकिन जब तक फील नहीं होगा आप इसको 1.5 साल कैसे याद रखोगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो आज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल बाद होने वाला है। तो आपको इस अगर फील आया होगा तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा नेगेटिव फोर्सेस कॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस कॉज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो इनकी भी नेगेटिव, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी इनकी है। इसीलिए ये जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। और सिस्टम क्या चाहता है कि मॉलिक्यूल्स की मतलब सिस्टम की एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए, यानी कि टॉप लेयर छोटी से छोटी होनी चाहिए, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये भी आपको करना चाहिए बेटा। अगर आप साइंस को ऑनेस्टली अप्रोच करोगे ना, अगर आप साइंस को ऑनेस्टली सीखोगे, वो इतने अच्छे से आपको समझ आएगी। हो सकता है आप कुछ अपना ही कुछ नया बना सकते हो बेटा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए स्फेयर का लीस्ट सरफेस एरिया होता है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए स्फेयर का लीस्ट सरफेस एरिया होता है। अब लोग सुन लेते हैं लेकिन इग्नोर कर लेते हैं इसको। बेटा इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप सीख भी सकते हो बेटा। आपके मदर या कोई भी जो आपके घर में कभी कोई खाना बना रहा हो, रोटी बना रहा हो, तो रोटी का एक पेड़ा जिससे रोटी बनती है उसको लो, ये रोटी का पेड़ा है। अब इस पेड़े को आप कोई भी शेप दे सकते हो, आपको करना चाहिए, ठीक है। उससे आप क्या बनाओ, एक क्यूब बनाओ। सुनो बेटा, पेड़ा है, इसका मास ले लेते हैं m और इसकी डेंसिटी ले लेते हैं रो, ठीक है। मास इसका m हो गया और इसकी डेंसिटी रो। तो मैंने इसको एक क्यूबिकल शेप दे दी, ओके। क्यूबिकल के साथ साथ आप एक कोनिकल शेप भी दे सकते हो, ओके। और एक आप इसको स्फीयर भी दे सकते हो, शेप रेडियस r की। बेटा इन तीनों का मास सेम है, राइट। और पेड़े को अगर हम ये वाली शेप दे देंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। पेड़ा तो वही आटा और वाटर है। तो बेटा यहां पर यानी कि वॉल्यूम तीनों का सेम है, वॉल्यूम तीनों का सेम है। अब बेटा सुनना, अगर आप इन तीनों का सरफेस एरिया निकालोगे तो लीस्ट सरफेस एरिया किसका आएगा? लीस्ट सरफेस एरिया बेटा आपका स्फीयर का आने वाला है। इसीलिए लिक्विड देखो कितना इंटेलिजेंट है। लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया लीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सरफेस को बनाने के लिए बेटा बहुत एनर्जी लगती है, राइट। यस, वो एनर्जी सराउंडिंग से मिलती है, सराउंडिंग से वो लेता है। तो लेकिन लिक्विड क्या चाहता है कि नहीं, सरफेस एरिया शुड बी लीस्ट। इसीलिए लिक्विड के ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि किसी वॉल्यूम के लिए स्फेयर का एरिया जो होता है वो लीस्ट होता है। आप कोई भी और भी शेप बना के दे सकते हो बेटा, सिलेंडर, राइट। अब हम क्या करते हैं, कोई टीचर बोलता है या कोई भी आप बुक में पढ़ते हो और आप उसको मान लेते हो। एक ये प्रॉब्लम होती है जब आप आपने तो माना हुआ है ना, अगर कोई बोले प्रूव करके दिखाओ, अल्टीमेटली तो आपको यही सब पूछा जाता है। तो बेटा आप इसको करके देखोगे, यू विल बी कन्विंस्ड, राइट, क्योंकि मैंने करके देखा है। यस, ऐसे ही होता है। तो किसी भी वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है बेटा वो लीस्ट होता है, राइट। इसीलिए लिक्विड का ड्रॉप जो है वो कैसा शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज है बेटा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ध्यान से समझना बेटा। मान लेते हैं ये एक मेटल का फ्रेम है,
एक वायर लिया और हमने यहाँ पर फ्रेम बना दिया। वायर है बेटा ये एक वायर इस शेप की, और इस पे एक ये मूवेबल एक सेकेंड बेटा, ये एक आपकी आर्म है जो मूवेबल है, इसको स्लाइड करवाया जा सकता है बेटा, ठीक है। अब इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन में इसको हमने डिप कर दिया। अब सरफेस टेंशन, अच्छा ये जो मूवेबल आर्म है इस पे सरफेस टेंशन की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगी, लेफ्ट की तरफ। सर ये कैसे पता लगा, बस यही मैंने आपको बोला था कि यही इसमें समझना होता है। इस पे फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लेफ्ट की तरफ लगेगी, एफएस लिख देते हैं। अभी मैंने बताया था बेटा सरफेस के ऊपर आप कोई भी लाइन लोगे तो उस लाइन से लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल उस लाइन को इधर लेफ्ट की तरफ पुल करते हैं और राइट वाले मॉलिक्यूल उसको राइट की तरफ पुल करते हैं। तो ये जो वायर जो मूव कर सकती है, ये आर्म जो है ये मूव कर सकती है, राइट। तो इसके मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे ही हैं, तो वो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल इसको लेफ्ट पुल कर रहे हैं। तो बेटा राइट साइड तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो यानी कि इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही। सर इसका मतलब यस ये इस तरफ चले जाएगा, राइट। लेकिन हमने इसको उधर लेके जाना, आई वांट कि मैं इसको उधर लेके जाऊं, तो मुझे एफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एफ फोर्स मैं अप्लाई करता हूं, मान लेते हैं बेटा ये डिस्टेंस है एल, और आप इसको मान लेते हैं यहां तक ले गए, आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, सर उससे टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा अगर आप ज़्यादा इसको स्ट्रेच करोगे। हमने इसको एक बहुत स्मॉल अमाउंट से स्ट्रेच किया है, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाना है बेटा, ठीक है। इसको बहुत स्मॉल अमाउंट से हमने स्ट्रेच कर दिया, यानी कि बेटा आपने क्या बढ़ा दिया है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, राइट। यू हैव इंक्रीज्ड द सरफेस एरिया। अब लेट अस सी उस इंक्रीज के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, राइट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the area। बेटा आपने फोर्स लगाई F, राइट। अब वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F S cos थीटा। अब बेटा फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितनी इस तरफ फोर्स लगी हुई है इस तरफ कितनी फोर्स लगी है। देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, F अपॉन L, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, S इंटू एल। तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा, S इंटू एल, लेकिन यहां पर इंटू 2 भी करना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि दो सरफेस है, एक तो आपकी तरफ सरफेस है बेटा, हर सरफेस में सरफेस टेंशन होती है, राइट। जैसे ये बेटा सोप की फिल्म है तो इसके दो सरफेस हो गए, वाटर ग्लास में हमने डाला तो उसका टॉप सरफेस एक ही था, लिक्विड का ड्रॉप है उसका भी एक ही सरफेस है। सरफेस मतलब वो लेयर जो कि एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होती है। तो बेटा इसमें तो दो लेयर होगी ना, एक आपकी तरफ वाली एक उधर वाली। कोई बोलेगा सर वो एक ही है, नहीं बेटा दो है। जैसे ये पेज है, इस पेज के बेटा दो सरफेस हो गए, एक ये और एक इस तरफ, यू कैन सी दो सरफेस हो गए, राइट। तो सोप फिल्म के दो सरफेसेस हैं तो दो सरफेस टेंशन एक्ट कर रही हैं, राइट। इसलिए 2 इंटू एस इंटू एल इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। S इंटू एल इस तरफ लगा हुआ है दोनों सरफेसेस का, तो 2SL आपको कितना लगाना पड़ेगा, उसका डबल, 2 इंटू एस इंटू एल, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x cos 0, क्योंकि फोर्स भी इधर ही लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है। हम इसको यहां से x आगे लेके गए। अब बेटा ये क्या बन गया, S इंटू 2LX। अगर आप देखो 2LX क्या है, 2 इंटू एल इंटू एक्स क्या बन गया बेटा, इंक्रीज इन एरिया, इतना एरिया बढ़ गया ना ये। सो LX आपकी तरफ बढ़ गया और LX उस तरफ भी बढ़ गया है, तो दिस इज द चेंज इन एरिया, तो S इंटू डेल्टा ए। तो दिस इज द वर्क डन, इतना वर्क हमें करना पड़ा। और ये वर्क डन कहाँ गया, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जितना सरफेस होता है उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बेटा एज कंपेयर टू जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि बेटा आपका जो ये वर्क डन है वो कहाँ गया, सरफेस एनर्जी बढ़ाने में चला गया। यानी कि अब सुनना ध्यान से,
तो आप लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू कितना गया, एस इंटू डेल्टा ए, यानी कि चेंज इन सरफेस एनर्जी। अगर बेटा सरफेस एरिया कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आप याद रखो ना, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो आप सब सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। तो यहां से बेटा एस की वैल्यू डेल्टा यू बाय डेल्टा ए भी आ जाती है, राइट। जैसे सरफेस टेंशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कई बार डिफाइन कर दिया जाता है। तो बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो गया इसका एसआई यूनिट। एनर्जी जूल में होती है और बेटा एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। सो चेंज इन सरफेस एनर्जी, राइट। अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, राइट। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दो फॉर्मूले आगे बेटा, एक तो फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ से आएगा, और सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज इक्वल टू वर्क डन एज वेल एज चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, लेट अस ट्राई द क्वेश्चंस। A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid is फर्स्ट ऑप्शन दिया बेटा 0.0125 न्यूटन पर मीटर, सेकंड 0.1 न्यूटन पर मीटर, थर्ड बेटा इनिशियली ना यूनिट्स लिखा करो, जितनी बार आप यूनिट्स लिखोगे उतना ही आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। थर्ड 0.05 न्यूटन पर मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.025 न्यूटन पर मीटर। और बेटा इसका डायग्राम दिया गया है आपको, ये आपकी फिल्म है, राइट। अब लेट अस सी, आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको क्लियर हो गया। अब बेटा यहां पर सरफेस टेंशन किधर लाएगी, सरफेस टेंशन लाएगी ऊपर की तरफ। सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो लाइन से दूसरी तरफ वाले मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, यानी कि लाइन से ऊपर वाले मॉलिक्यूल इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं बेटा। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ हो गई, तो F ने फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन mg यानी वेट को बैलेंस किया हुआ है। इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ द स्लाइडर, अच्छा ये लेंथ इन्होंने दे दिया बेटा 30 सेंटीमीटर और स्लाइडर का वेट नहीं है, यानी कि जो वेट सपोर्ट किया है वो ही मेन वेट है। अगर स्लाइडर का वेट देते बेटा उसमें ऐड करना पड़ता, क्योंकि उसको भी फिर
सरफेस टेंशन को ही सपोर्ट करना पड़ता। ओके, सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे आएगी, एफ, सरफेस टेंशन की फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था एस इंटू एल, लेकिन बेटा सोप फिल्म है, यानी एक तो आपकी तरफ सरफेस हो गया और एक दूसरी तरफ सरफेस हो गया, यानी दो सरफेसेस आ गए, तो 2 इंटू एस इंटू एल इक्वल्स टू वेट यानी mg। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2SL कितना हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर, 30/100 इक्वल्स टू वेट कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सी क्या आता है। सो 6S इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻²। बेटा कैलकुलेशन आप अपने तरीके से किया करो, जो भी आपको लगता है, राइट, क्योंकि कुछ जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनकी कैलकुलेशन दे आर वेरी फास्ट, जैसा आपको मेथड अच्छा लगता है बस करेक्ट होना चाहिए। तो 15 इंटू 10⁻⁻², एस की वैल्यू कितनी आ गई 15/6 इंटू 10⁻⁻², तो एस कितना आ गया बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है सर, ये ऑप्शन में नहीं है। अब आप देख सकते हो बेटा ये क्या बन जाएगा, फोर्थ 2.5 इंटू 10⁻⁻² यानी कि 2.5/100 लिख लो बेटा इसको, तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 0.025 न्यूटन पर मीटर। तो ये आंसर आ गया बेटा। अब आप अपने से पूछो क्या ये मुश्किल है या इजी है, क्या इतना मैनेज हो सकता है। यू विल बी सरप्राइज बेटा, ये जेई का क्वेश्चन है, दिस इज जेई 2012, जेई 2012 का क्वेश्चन है, राइट। तो इस टॉपिक के जनरली इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter by 2 centimeter to 5 centimeter by 4 centimeter. If the work done is 3 into 10⁻⁻4 joule, what is the surface tension of the liquid? ये क्वेश्चन आ गया बेटा। इसकी 4 ऑप्शन दी हैं, .25 न्यूटन पर मीटर, सेकंड ऑप्शन है 0.125 न्यूटन पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.2 न्यूटन पर मीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा 8 न्यूटन पर मीटर। आप पॉज करके इसको सॉल्व करो, राइट। लेट अस सी क्या कहता है, रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस, यानी कि इनिशियल एरिया इतना है, फाइनल एरिया इतना है, वर्क डन इतना दे दिया। हमने अभी पढ़ा बेटा वर्क डन किसके इक्वल होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ओके, इन्होंने वर्क डन दे दिया 3 इंटू 10⁻⁻4, सरफेस टेंशन पूछा गया है, एरिया फाइनल एरिया कितना हो गया बेटा 20 इंटू 10⁻⁻4 माइनस इनिशियल एरिया कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻4, यस इंटू 2 करना पड़ेगा बेटा। सर इंटू 2 क्यों किया है बेटा, फिल्म है तो फिल्म के 2 सरफेसेस होते हैं, राइट। लिक्विड का ड्रॉप है बेटा, उसका एक ही सरफेस होता है, क्योंकि सरफेस क्या होता है बेटा जो एयर को एक्सपोज्ड होता है। लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड होता है तो वो उसके 2 सरफेस नहीं है, लेकिन सोप की फिल्म जो होगी बेटा, राइट, फिल्म मतलब शीट जैसी, तो उसके 2 सरफेस बन जाएंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एरिया डबल हो गया। ओके, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी क्या 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 हो सकता है।
3 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू, यहाँ से 10⁻4 कॉमन आ जाएगा, s इंटू 10⁻⁻4, 20 - 8 कितना हो गया बेटा 12 इंटू 2, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 3/12 इंटू 2, तो s आ गया बेटा 1/8, राइट। 1/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.125 न्यूटन पर मीटर। आई थिंक ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, तो सेकंड इज द आंसर 0.125 न्यूटन पर मीटर। बेटा दिस इज नीट 2016, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, राइट, और ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट है बेटा, राइट। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए सर्टेन नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स कोलेस मतलब कंबाइन, राइट, कोलेस टू form a single drop of radius कैपिटल R। ये बेटा छोटी रेडियस R दे रखी है। A certain number of liquid drops of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. If T is the surface tension of the liquid, then बेटा चार ऑप्शन इन्होंने दे दी हैं। लेट अस सी क्या क्या दे रखी है। पहला है E इक्वल्स टू 4VT इंटू 1/R माइनस कैपिटल 1/R इज रिलीज्ड, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, ये पूछ रहे हैं। सेकंड E इक्वल्स टू 3VT 1/R प्लस 1/R is absorbed. Okay. Third option E equals to 3VT into 1/R minus 1/R is released. Fourth, neither energy is released or absorbed। ये चार ऑप्शन है बेटा, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, राइट। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टेन नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस R coalesce to form a single drop of radius capital R। यानी कि लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ये छोटे छोटे ड्रॉप्स थे बेटा और इन्होंने कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया कैपिटल रेडियस R का। ये स्मॉल रेडियस R के ड्रॉप्स थे, राइट। मान लेते हैं बेटा n नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे और इन सब ने मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। बेटा इसमें सबसे पहली बात वॉल्यूम कंजर्व्ड रहेगा। वॉल्यूम कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं एक ड्रॉप 1 लीटर का है। सपोज, आई नो 1 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, आप समझने के लिए बेटा एक ड्रॉप मान लो 1 लीटर का है और 100 ड्रॉप हैं बेटा, अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। उसमें कितने लीटर का वो ड्रॉप बनेगा, 100 लीटर का। 1 लीटर का एक ड्रॉप, क्योंकि लिक्विड कहाँ जाएगा बेटा, टोटल लिक्विड तो उतना ही है, तो 1 लीटर 2 लीटर सारे लीटर मिला के कितना हो जाएगा, 100 लीटर का एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। ओके, तो यानी कि
वॉल्यूम जो इन्होंने बोला है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या दी है 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यही वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम बेटा दिया है इन्होंने v, और इनका मिला के वॉल्यूम कितना हो गया n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, राइट। अब इन्होंने बेटा छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के एक बड़ा ड्रॉप बना है, तो सरफेस एरिया कम हो गया, राइट। तो सरफेस एरिया कम हो गया है तो बेटा एनर्जी भी कम हो गई है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है। अभी मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, तो यहाँ पे बेटा सरफेस एरिया कम हो गया है। पहले इनका सरफेस एरिया ज़्यादा था, अब जो बड़ा ड्रॉप बनेगा बेटा उसका सरफेस एरिया जो है इनके टोटल सरफेस एरिया से कम होने वाला है। जब बेटा एक बड़ी चीज़ को हम तोड़ते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है। जैसे ये देखो बुक है, अब इस बुक का सरफेस एरिया अगर मैं इसको बीच में से ऐसे खोल देता हूँ तो बेटा देखो ये दो नए सरफेस आ गए अंदर वाले, ये देखो, तो दो नए सरफेस जनरेट हो गए। यानी कि अगर एक बड़ी चीज़ को तोड़ते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और अगर छोटी चीज़ें मिलके बड़ी होती हैं तो बेटा सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम हो गया तो एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज का मतलब या तो आंसर ये होगा या ये होगा, बट हमें तो आंसर निकालना है। तो बेटा एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। ओके, सरफेस टेंशन का इन्होंने सिंबल दे दिया बेटा टी, ओके टी यूज कर लेते हैं, टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए बेटा पहले कितना वॉल्यूम था, सॉरी पहले कितना एरिया था, ध्यान से समझना, पहले एरिया था n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो n स्फेयर है तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस फाइनल सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये सर ये आंसर आ गया बिल्कुल, लेकिन ये सर इसमें तो ऑप्शन में नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। बेटा मैं क्या करता हूं, देखना ध्यान से, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं देखना ध्यान से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 से डिवाइड कर रहा हूं। सर ये क्यों कर रहे हो, और r से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और r से डिवाइड कर रहा हूं। यू विल अंडरस्टैंड 4/3 पाई 3 आर क्यूब अपॉन आर। सर ये क्यों किया है और हमें पता कैसे लगेगा, बेटा मैंने इसमें देखा कि वॉल्यूम इन्वॉल्व है और वॉल्यूम में बेटा आर क्यूब होना चाहिए, तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो नीचे 3 लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। अब अगर आप देखो ध्यान से बेटा ये क्या बन गया, ये वॉल्यूम हो गया, ओके। एंड ये भी क्या बन गया बेटा n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये भी वॉल्यूम बन गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया, टी 3v अपॉन स्मॉल आर माइनस 3v अपॉन कैपिटल आर। तो बेटा यहां से हम 3v बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बन गया आपके पास 3vt, एनर्जी रिलीज 3vt इंटू 1/r माइनस कैपिटल 1/r, राइट। तो आंसर क्या आ गया आपका, थर्ड इज द आंसर। इतनी एनर्जी रिलीज हो गई है बेटा। तो जब बहुत सारे लिक्विड कंबाइन होके बड़ा लिक्विड बनाएंगे, बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी बेटा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उनसे बेटा साइंस को समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप कभी कभी सलून में जाते हो या पार्लर में जाते हो, तो वहाँ पे वो आपके ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं। वो वाटर हमेशा ठंडा लगता है, चाहे कितना भी समर का वेदर हो, कितना भी गर्मी हो, वो वाटर हमेशा ठंडा लगता है। क्यों, सुनो बेटा ध्यान से, कितना छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें क्लियर होती हैं बेटा। जब वो वाटर आपके ऊपर स्प्रे होता है, वो क्या होता है, उस स्प्रेयर में से एक ड्रॉप निकलता है और वो बहुत सारे छोटे 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 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बड़ा ड्रॉप जब छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यानी कि सरफेस की एनर्जी बढ़ रही है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उन जो ड्रॉप्स हैं उनको एनर्जी चाहिए बनने के लिए। एक छोटे ड्रॉप को तोड़ के एक बड़े ड्रॉप को तोड़ के छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, राइट। सरफेस एरिया बढ़ गया तो बेटा एनर्जी बढ़ गई।
तो एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से आती है और हमारे स्किन से आती है। और जब हमारी स्किन से एनर्जी निकलती है बेटा तो हमें ठंडा लगता है, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब सिस्टम से एनर्जी ली जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए वो जो स्प्रेयर है उसका पानी जो है वो हमेशा ठंडा लगता है। आप उसमें ल्यूकवार्म वाटर भी डालोगे, ल्यूकवार्म मीन्स गुनगुना पानी, राइट। इसका एक और वर्ड भी होता है टेपिड, आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है। तो वो गुनगुना पानी जब डालेंगे और उसको स्प्रे करेंगे तो बेटा उसके जो बड़े ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बना है ना, तो उनको एनर्जी चाहिए होगी, वो सराउंडिंग से ले लेंगे और वहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ये उसका उल्टा था बेटा, ठीक है। एंड दिस इज बेटा ये आपका 2014 का क्वेश्चन है नीट का। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन था बस, बाकी क्वेश्चन आई थिंक इजी था। अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर पाते तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। लॉजिक आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आप देखो दो ही फॉर्मूले लग रहे हैं बेटा सीधा। सरफेस टेंशन फोर्स इनटू लेंथ, चेंज इन एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। देखो बेटा सरफेस टेंशन से कितना कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। वाई द स्प्रे ऑलवेज फील कोल्ड? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जब एक बड़ा ड्रॉप छोटे में ड्रॉप में चेंज होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, वर्क डन इन इंक्रीजिंग the size of a soap bubble from a radius of 3 centimeter to 5 centimeter is सरफेस टेंशन दे रखा है बेटा 0.03 न्यूटन पर मीटर। और ये चार ऑप्शन है बेटा आपके। 0.2 पाई मिली जूल फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन 2 पाई मिली जूल। थर्ड ऑप्शन 0.4 पाई मिली जूल। एंड फोर्थ ऑप्शन 4 पाई मिली जूल। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, आप पॉज करो और ट्राई करो। अब बेसिकली लेट अस सी ये क्या कहता है क्वेश्चन। एक ये सोप बबल है बेटा, इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ओके, आप चाहते हो इसकी रेडियस हम कितनी कर दें? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी हमने पढ़ा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ओके, सरफेस टेंशन कितना दिया बेटा? 0.03 इनटू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। तो एरिया कितना हो गया बेटा? पहले 4 पाई 5/100 का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई 3/100 का स्क्वायर। राइट, लेट अस सी क्या क्या कॉमन आ सकता है। 4 पाई कॉमन आ सकता है, ओके। अपॉन 100 का स्क्वायर यानी कि ये भी कॉमन आ सकता है बेटा, ओके। तो क्या बच गया? 25 माइनस 9। राइट, 25 माइनस 9 आ गया, तो ये कितना आ गया? 0.03 इंटू 4 पाई इंटू कितना हो गया बेटा? 16 इंटू 10⁻⁻⁴। इतने जूल आ गया आंसर। राइट, इनको चाहिए मिली जूल में आंसर, तो हम क्या करते हैं बेटा? 0.03 इंटू 64 पाई इंटू इसको हम 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 लिख देते हैं। सर क्यों? क्योंकि अब ये मिली जूल बन गया बेटा, 10⁻⁻3। राइट, तो कितना हो गया? ये हो गया बेटा 3/100 इंटू 64 अपॉन 10 पाई मिली जूल। राइट, सो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो कितना आएगा? क्या आंसर आएगा? अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जो
रेडियस है, ये क्या है, 100 बबल है बेटा, तो इसके 2 सरफेस होंगे, तो यानी इंटू 2 भी करना पड़ेगा, राइट, इंटू 2, क्योंकि बेटा 2 सरफेस बनेंगे ना, एक तो बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला भी। अगर ये बेटा लिक्विड ड्रॉप होता फिर ये आंसर ठीक था, लेकिन ये 100 बबल है तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा ये 0.38 समथिंग आएगा पाई मिली जूल, तो 0.4 पाई मिली जूल आपका आंसर बन जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। एंड यस दिस इज, ये बेटा जेई 2011 में आया था, तो आप देख सकते हो इनके क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A drop of radius r equals to 10 to the power minus 2 meter having surface tension 0.1 upon 4 pi Newton per meter divides itself into n identical drops, okay. In this process the change in surface energy is 10 to the power minus 3 joule, 10 to the power minus 3 joule। एंड ये बेटा k आइडेंटिकल ड्रॉप्स दिया हुआ, k आइडेंटिकल ड्रॉप्स, इफ k इक्वल्स टू 10 to the power alpha then find alpha, if k is 10 to the power alpha then find alpha। ये क्वेश्चन है बेटा, आप इसको पॉज करो और ट्राई करो। ओके, क्या कहते हैं, ओके रेडियस था उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, अब चेंज इन सरफेस एनर्जी दे रखा है। ओके बेटा, सरफेस एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब ये बेटा ड्रॉप है, तो इसमें पिछले वाले में क्या था बेटा, 100 बबल था, तो उसमें ट्वाइस करना पड़ा, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप है। ये ड्रॉप मतलब लिक्विड, उसके 2 सरफेस नहीं होते हैं बेटा, लिक्विड ड्रॉप का एक ही सरफेस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। तो ये कितना होगा, 10 to the power minus 3 इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया का चेंज 4 पाई k टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, k टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका एक लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर, तो k ड्रॉप्स हैं बेटा इनटू दिस, तो ये सरफेस एरिया आपका फाइनल आ गया, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 4 पाई कॉमन आ जाएगा, s इंटू 4 पाई k इंटू r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, सरफेस टेंशन कितना दिया बेटा इन्होंने, 0.1 अपॉन 4 पाई, 0.1 अपॉन 4 पाई, ये कैंसिल हो गया बेटा, k r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। सो 10 to the power ये हो गया बेटा -4, ये 1/10 है, उधर चला गया। ओके, k r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब बेटा इसके अंदर हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट, स्मॉल r को कैपिटल R की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन। पहले वॉल्यूम कितना था बेटा, 4/3 पाई r क्यूब,
अब वॉल्यूम कितना हो गया, k इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू k इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, k स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो हमें बेटा कैपिटल आर की वैल्यू पता है, तो स्मॉल आर को एलिमिनेट करना चाहिए, तो आर क्यूब कितना आ गया, आर क्यूब अपॉन के, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, आर इक्वल्स टू आर अपॉन के की पावर 1/3। ओके, इसमें पुट कर दो वैल्यू, 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया बेटा आर स्क्वायर अपॉन के की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा, के टू द पावर 1 - 2/3 यानी 1/3 माइनस 1, राइट। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू दी है बेटा 10 टू द पावर -2, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर राइट। तो मैंने आर की वैल्यू पुट की यहाँ पे, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो ये कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर आर का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर -4 इंटू के टू द पावर 1/3 माइनस 1। एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक एरर हो गया है, यहाँ पे यू कैन सी दिस, ये 1/10 है ना, तो ये 10 टू द पावर -2 बनना चाहिए, राइट। 10 टू द पावर -3 था ना, ये 0.1 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा ना, तो 10 टू द पावर यहाँ -2 आना चाहिए। ओके, तो 10 टू द पावर -2, ओके नाउ इट इज आई थिंक ऑल राइट, 10 टू द पावर -2, तो ये कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, राइट। अब थोड़ा देखना ध्यान से, k रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 100, बेटा इस 1 को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। 101 और 100 में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, उसको हमने यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया। तो अब क्यूब कर लेते हैं दोनों साइड, k की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर 6, और k इन्होंने बोला है 10 टू द पावर अल्फा है, 10 टू द पावर 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। सो यू कैन सी अगेन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बन रहा है, एंड ये बेटा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का। तो आप देख सकते हो सिर्फ 2 फॉर्मूलों के ऊपर कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और यस, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कोई भी एक बुक अर्नेस्टली पकड़ लो, आप कोई भी एक बुक अच्छे से, कोई भी एक बुक, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। आप चाहे पास्ट 30 ईयर्स की बुक उठा लो, राइट। पास्ट 30 ईयर्स की बुक में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें बेटा वो सिस्टमेटिक नहीं होते, वो ईयरली क्वेश्चन देंगे, तो उसमें एक टाइप के इकट्ठे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी, यस पास्ट वाली बाद में करना, पर पहले आप कोई भी एक बुक जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हों, आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक बुक लो और उसको अच्छे से कर लो, राइट। ओके, टेक केयर, प्रैक्टिस हार्ड, सी यू।